नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक के इस संयुक्त प्लेटफॉर्म पर मैं राम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अर्थमेटिक सीरीज चल रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा हेतु। इसके पहले के भाग में हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज की क्लास में हमारा चौथा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और आज ही क्लास में हम इसको ख़त्म भी करेंगे। तो जो हमारा चौथा चैप्टर है उसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, मतलब हम कह सकते हैं गुणनखंड और गुणज। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब हमसे गुणनखंड की और गुणज की बात करता है तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। मतलब फैक्टर और मल्टीपल में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन बच्चों को नहीं रहता है। इस पर्पज़ से ये चैप्टर हम लेकर के आए हैं और इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। आशा करता हूँ इसके पहले के वीडियोस आपको पसंद आए होंगे, आपने अच्छे से देखे होंगे, आपने मेहनत की होगी, आपने सवाल लगाए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में अब हम चौथे चैप्टर पे आते हैं बिना देर किए हुए और इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। देन आफ्टर इसके क्वेश्चन हम लगाएंगे। जो भी माता पिता इस क्लास को देख रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ में आप क्लासेस को देखिए। अगर बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता तो आप भी उनसे सीख करके अपने बच्चों को बार बार समझा सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं सो दैट कि आपका बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए जो हम बैच लेकर के आए हैं नवोदय जागृति अभियान के तहत, ये पूर्णतः निःशुल्क है और ये आलोक ऐप पर जो है एकदम फ्री है। आप सभी जो है यहाँ से इसका एक्सेस ले सकते हैं और अपने दोस्तों को, सहपाठियों को आप इसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि ये पूर्णतः निःशुल्क है और ये जो मेहनत हम कर रहे हैं ये आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो आप हमारे लिए सपोर्ट कर सकते हैं सो दैट कि ये जो बैच है या ये जो हम आपके लिए सेवा दे रहे हैं ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए आप थोड़ी सी हमारी इसमें मदद करेंगे। दूसरी बात, नवोदय विद्यालय परीक्षा हेतु विशेष पुस्तक जो है छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक की टीम ने मिलकर के आपके लिए तैयार की है। ये कंप्लीटली जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर बनाई गई। इसमें कॉन्सेप्ट भी दिए हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन भी दिए हैं और उनके सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो इस बुक का भी आप एक्सेस ले सकते हैं या ये बुक भी आप ले सकते हैं जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी और अच्छी की जा सके। ये हमारी क्लास नंबर 9 है जिसमें चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मतलब हम बात करेंगे गुणनखंड के बारे में, गुणज के बारे में और उनके जो भी गुण होंगे उसके बारे में। और ये हमारा पार्ट 1 है। कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में आपकी क्लास खत्म हो जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट फैक्टर्स और मल्टीपल्स का समझा देता हूं, फिर उससे संबंधित जो भी चीज़ें आपके नोट करने लायक होंगी वो आप यहाँ से देख करके नोट करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम करें अगर फैक्टर्स की, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? तो फैक्टर्स का मतलब होता है या फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, पहले हम फैक्टर्स को जानेंगे फिर इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। देखिए, मैं आपसे अगर बात करता हूं फैक्टर्स की तो मैं आपको एक नंबर देता हूं। सपोज करिए नंबर लेते हैं। नंबर हमने लिया क्या? 12। तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो मतलब फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? फैक्टर्स का मतलब होता है या गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को डिवाइड कर सकती है। मतलब अधिकतम कितनी संख्याएं जो 12 को भाग कर सकती है या 12 में उनका भाग जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ लिमिटेड संख्याएं होंगी जो 12 को डिवाइड कर सकती। मैं आपसे कहता हूं, देखिए, हाँ, हम जो है क्या 12 को भाग करेंगे 1 से तो भाग जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 12 बार जाएगा। 12 एकम 12, भाग चला गया, शेषफल क्या हो गया? 0। एक संख्या होगी, हमने कहा क्या है वो संख्या? तो आप कहेंगे 1 है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम 12 को डिवाइड करते हैं कितने से? 2 से। कितनी बार जाएगा? 2 छिंग 2 में हम कितने का गुणा करें? 6 का, ताकि 12 आ जाए। 6 दूनी 12 आ गया। हमने माइनस किया, क्या हो गया? 0। तो हमने कहा भाई 2 से भी भाग जा रहा है। चलो ठीक है भाई, 2 से ही भाग जा रहा है। फिर हमने कहा भाई 3 से भाग जाएगा क्या? आप कहेंगे जी हाँ, देख लेते हैं। 12 में 3 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 दिया कितना हो गया? 12। शेषफल क्या हो गया? 0। फिर हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ तक आ गए। इसके बाद क्या 4 से भाग जाएगा? जरूर जाएगा, क्योंकि आप एक बात खुद समझो कि अगर इस संख्या से इतने बार भाग जा रहा है, मतलब 1 से 12 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इनको इंटरचेंज कर देंगे तो ही कहानी बनेगी। मतलब अगर 12 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। देखो यहाँ पर 2 है, 2 से भाग कितनी बार गया? 6 बार।
तो 6 इधर लाएंगे, 6 से हम भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 3 से भाग दिया कितनी बार, 4 बार। अब 4 को इस तरफ ले आए, देखो 4 को यहाँ पर ले आए हम, 4 से भाग देंगे 12 में, ठीक है। 12 में अगर भाग देंगे, देखो अगर मैं 12 में भाग दूंगा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 12, 4 से भाग दिया कितनी बार, 3 बार, 4 दिया 12, आप कहेंगे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। समझे, हमने इंटरचेंज किया। फिर हम बोलते हैं और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, मतलब 12 में भाग देंगे किससे, 5 से भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, 5 के पहाड़े में 12 आता ही नहीं। तो 6 से करेंगे, 6 कितनी बार, 6 दूनी 12, भाग चला गया, रिमाइंडर हो गया 0। क्लियर है, मतलब देखो यहां पर एक बार 6 आ चुका है ना, ये 6 को हम इस तरफ ले आए तो यहाँ क्या, ये 2 इस तरफ चला गया, ये आ गया। अब हम 12 से करते हैं, 12 से करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 में 12 से भाग दिया, 12 एकम 12, एक बार गया, क्या हो गया, शेषफल 0। तो हमने देखा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 को डिवाइड कर पा रही हैं। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर संख्याएं जो निकल के आ रही हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। मतलब कहने का ये हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 12 हुआ। मतलब इतनी संख्याएं यहां पर निकल के आ रही हैं जो 12 को डिवाइड कर पा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं आई हैं जो कि 12 को डिवाइड कर पा रही हैं। मतलब 12 में कुल मिलाकर के 6 ही संख्याओं से भाग जा सकता है, इससे अधिक संख्याओं से भाग नहीं जा सकता है। तो जो संख्याएं भाग कर पा रही हैं 12 में, वही 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। मतलब 12 में जिन जिन संख्याओं से भाग जाएगा वे संख्याएं 12 का फैक्टर कहलाएंगी, या हम कह सकते हैं गुणनखंड कहलाएंगी। बात समझ पाए? आशा करता हूं इतनी बात मैं आपको समझा पाया। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी जो कि हमने देखा कि फैक्टर है। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, 1-2 नंबर्स और लेते हैं, फिर हम इस पर आधारित जो सवाल होंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। पहले सारा कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस। अब हम एक बात समझ पाए, क्या समझ पाए कि 12 के जो फैक्टर्स हैं, देखो 1, 12 का दूसरा फैक्टर क्या है, 2, 12 का तीसरा फैक्टर क्या है, 3, 12 का अगला फैक्टर क्या है तो आप कहेंगे 4, 12 का अगला फैक्टर क्या है तो आप कहेंगे भाई 6, और एक लास्ट फैक्टर क्या है, 12। ठीक है, ये बात हम समझ गए। इसी प्रकार से हम एक नंबर और लेते हैं, इसी प्रकार से हम एक नंबर और लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक नंबर ले लो 16। अब आप देखिए यहां पर 16 1 से भाग देंगे, कहेंगे जी चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 16 बार। 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 8 बार जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 से भाग देंगे, जाएगा 16 में, आप कहेंगे नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जा सकता। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा 16, बिल्कुल। 4 के बाद 6 से कटेगा 16, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से कट जाएगा कितनी बार, 8 दूनी 16, 2 बार कटेगा। इसके बाद हम कह सकते हैं 16 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 16 एकम 16, एक बार कटेगा, मतलब हम कह सकते हैं 16। अब इसमें एक चीज आप समझ पा रहे होगे, यहां से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। क्या सीखने को मिलेगी कि देखो हमने 2 एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, 2 अभ्यास करके देख लिए, 2 प्रयास करके देख लिए, है ना। इसमें एक चीज हम पा रहे हैं कि भाई यहां पर भी 1 जो है आ रहा है और यहां भी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है ना, वो कोई भी संख्या आप दुनिया की उठा लीजिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, हर एक संख्या का फैक्टर 1 हमेशा होता है। ठीक है, तो आप यहां पर नोट करेंगे, सबसे पहली बात क्या नोट लगाएंगे, नंबर 1 क्या कि 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नंबर। या हिंदी में लिखेंगे एक किसी भी संख्या का जो है गुणनखंड होता है। एक हमेशा किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है, मतलब हम कह सकते हैं 1 से प्रत्येक संख्या जो भी है वो डिवाइड होती है, तो 1 हमेशा किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात हमने देखी, यहां से एक और चीज सीखे कि जब हम 12 का फैक्टर निकाल रहे थे तो 12 खुद भी आ रहा था, और 16 का हम फैक्टर निकाल रहे थे तो यहां पर 16 खुद भी आ रहा था।
तो जिस संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं उस संख्या का एक गुणनखंड हमेशा वो संख्या खुद ही होती है। मतलब यहां पर लिखेंगे नंबर itself a फैक्टर। मतलब जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं वह संख्या खुद का भी एक गुणनखंड होती है। जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं वह संख्या खुद का भी एक गुणनखंड होती है। मतलब यहां से दो चीजें हम सीखे, एक तो एक हमेशा प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है, दूसरा वह संख्या खुद ही अपने आप का गुणनखंड होती है। दो बात हम सीखे, समझे कि नहीं? क्लियर है? तो ये बात हो गई फैक्टर्स की, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जानो, क्या कि देखो यहां पर 12 के हमने फैक्टर निकाले तो फैक्टर को हम काउंट कर पा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं। यहां पर हमने देखा 16 के लिए तो 1 2 3 4 5। यहां पर कितने फैक्टर्स हैं? 5 फैक्टर्स हैं। यहां पर कितने हैं टोटल फैक्टर्स? 6 है ना। यहां पर 6 फैक्टर हैं। तो 12 के कितने फैक्टर हैं? हमने गिन के देखा 6। और 16 के कितने फैक्टर्स आए? तो आप कहेंगे भाई 16 के फैक्टर्स आए 5। कैसे? तो गिनो 1 2 3 4 5, 5 आए। तो हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि यहां पर आप तीसरे नंबर पे लिख लेंगे, थर्ड नंबर पॉइंट क्या होगा? फैक्टर्स आर लिमिटेड इन नंबर्स। मतलब फैक्टर्स जो है अगर संख्यात्मक रूप से देखें तो ये लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? संख्यात्मक रूप से हमेशा लिमिटेड होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, है ना। हम पूछेंगे भाई किसी नंबर का कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे 10 फैक्टर हैं या 12 फैक्टर हैं, 15 हैं या 8 हैं या 7 हैं, मतलब आप गिन पा रहे हो, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई फैक्टर्स की। अब फैक्टर्स में देखो क्या क्या चीजें होंगी। एक तो आपका प्रश्न बनेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कितने फैक्टर्स हैं, टोटल फैक्टर्स। अब फैक्टर्स के बाद में इसमें क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स, मतलब अभाज्य गुणनखंड भी होते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड भी होते हैं और टोटल गुणनखंड भी होते हैं। तो ये भी हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीपल और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मल्टीपल और देख लेते हैं। फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि भाई अभाज्य निकालना है कि क्या निकालना है, तो कैसे निकालें, उनकी मेथड्स जो होंगी वो हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? मल्टीपल्स की। मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुणज। हमेशा ध्यान रखिए, हिंदी में कंफ्यूजन ना हो। वहां पर गुणनखंड था, यहां पर क्या है? गुणज। देखो जैसे हम यहां पर देखें मल्टीपल, तो मल्टीपल होते क्या है? जैसे मैंने कहा यहां पर नंबर लिया हमने 12 लिया, तो 12 में हम अगर 1 का गुणा करेंगे, 12 गुणा 1 तो क्या बनेगा? आप कहेंगे 12 एकम 12। 12 में हम अगर 2 का गुणा करेंगे, 12 दूनी क्या बनेगा? 24। 12 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिया 36। 12 में अगर हम 4 गुणा करेंगे, 12 चौके 48। ऐसे ही 12 पंचे 60। इसी प्रकार से ये चला जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अगर हम इनफाइनाइट नेचुरल नंबर या असीमित प्राकृत संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो ये असीमित रहेगा, मतलब हम कह सकते हैं इनफाइनाइट तक जा सकता है। इनकी हम गिनती नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। तो देखो ये मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? जब हम इस संख्या में अगर हम 12 के मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो जिस संख्या के हम मल्टीपल निकाल रहे हैं, मतलब गुणज निकाल रहे हैं, उस संख्या में हम अगर किसी अन्य संख्या गुणा करते चले जाएं तो उसके मल्टीपल्स बनते हैं। जैसे पहला मल्टीपल हो गया, दूसरा मल्टीपल हो गया, तीसरा मल्टीपल हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ऐसे ही चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो हम यहां पर एक बात देख पाए, क्या देख पाए कि इसका जो सबसे पहला मल्टीपल होता है वो क्या होता है? वो नंबर खुद ही, सबसे पहला मल्टीपल जो आएगा वो नंबर खुद ही आएगा, ठीक है, वह नंबर खुद ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी से स्टार्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा, ठीक है। तो मल्टीपल इस प्रकार से बनते हैं, मतलब उस संख्या में किसी अन्य संख्या गुणा करते हम चले जाएंगे तो मल्टीपल्स निकलते आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि जो जो मल्टीपल आते हैं ये क्या है, देखो ये क्या है मल्टीपल, ये सभी क्या है मल्टीपल है, मतलब गुणक या गुणज। अगर ये मल्टीपल है या गुणज है तो इसका मतलब ये है कि इन मल्टीपल को वह संख्या जिसके ये मल्टीपल है वो संख्या डिवाइड कर पाती है, या उन मल्टीपल्स में क्या होगा, उस संख्या का भाग जाएगा। हम यहां पर लिखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल में जिस संख्या के मल्टीपल है उस संख्या से भाग जाएगा। आप यहां पर 12 रख लो तो 12 में आप 12 से भाग दे सकते हो। आप यहां पर 24 रख लो, देखो यहां पर क्या था, जैसे 12 था, जैसे 24 था, जैसे 36 था, या आगे भी है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये सारे मल्टीपल जो उस संख्या से डिवाइड हो जाते हैं। मेरी बात समझ पाए? ये सारे जितने भी मल्टीपल आएंगे ना वो जिस संख्या के मल्टीपल है उस संख्या से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से हम बात करते हैं मल्टीपल की। तो आशा करता हूं कि फैक्टर और मल्टीपल आपको समझ आ पाए होंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हमने देखी, क्या देखी, कि वो संख्या खुद ही यहां पर क्या है, खुद ही एक मल्टीपल होती है। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 16 के मल्टीपल निकालो, 16 के मल्टीपल, तो आप कहेंगे 16 के मल्टीपल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 बना, 2 का गुणा करेंगे 16 दूनी क्या हो गया 32 हो गया, 3 का गुणा करेंगे 16 थी 48 हो गया, 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 16 चौके 64 हो गया, 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 16 पंचे 80 होगा, 6 का गुणा करेंगे तो 96 हो गया, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से बनेगा, इनफिनिट तक जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो मल्टीपल निकल के आता है वो नंबर खुद ही आता है, वो नंबर खुद ही आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये हो गया मल्टीपल। तो यहाँ से आप मल्टीपल निकालना सीख गए। इसके पहले हम फैक्टर्स को देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमने फैक्टर्स में देखा था, क्या देखा था, कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने लिखा है 16, यहाँ पर लिखा है क्या 16, 16 के इस तरफ मैं लिख रहा हूँ क्या मल्टीपल्स लिख रहा हूँ, इसके मल्टीपल्स लिखूंगा, और इस तरफ मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा फैक्टर्स। ठीक है, देखो अगर मैं 16 के फैक्टर्स की बात करता हूं तो देखो यहां पर 1 से हमने डिवाइड किया था 16 को, 2 से किया था, 4 से किया था, 8 से किया था, और 16 खुद से भी किया था। ठीक है, लेकिन मल्टीपल की अगर बात करी जाए तो 16 एकम 16 बना, 16 दूनी 32 बना, 16 तीय 48 बना। हम टेबल पढ़ेंगे इसका, है ना। 16 चौके 64 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से बनते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे बनेंगे। तो आप एक चीज देखो यहाँ से क्या निकल के आ रही है, ये चीज वो निकल के आ रही है कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये चीज देखो, ये चीज देखो, क्या कॉमन है। एक चीज कॉमन है फैक्टर और मल्टीपल में। क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर 16 जो है फैक्टर, मतलब संख्या खुद ही फैक्टर हो रही है, खुद ही फैक्टर। और बाकी के फैक्टर्स क्या है, इस संख्या से छोटे हैं। बाकी के फैक्टर्स क्या है, इस संख्या से छोटे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर फैक्टर्स की बात करी जाए, अगर फैक्टर्स की बात करी जाए तो फैक्टर्स जो है, किसी संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं, ये नंबर है 16, तो फैक्टर्स या तो उस संख्या के बराबर, मतलब हाईएस्ट जो फैक्टर होगा वो इस संख्या के बराबर या इससे छोटा होगा। मतलब सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद संख्या होगी। सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो खुद संख्या होगी। ये संख्या देखो, सबसे बड़ा फैक्टर खुद संख्या है, बाकी सारे फैक्टर इससे छोटे हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर जो है ना वो फैक्टर से बड़ा या उसके बराबर होता है। दूसरी बात यहां पर देखेंगे मल्टीपल। मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो नंबर खुद ही है। क्या है, नंबर खुद ही है। मतलब हम कह सकते हैं सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो नंबर खुद ही है, और बाकी जो भी मल्टीपल आएंगे इससे बड़े आएंगे नंबर से। मतलब हम कह सकते हैं, यहां से आपको एक बात समझनी, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटा या उस नंबर के बराबर, मतलब सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो नंबर के बराबर ही होगा।
दूसरी बात क्या, मल्टीपल, तो मल्टीपल की शुरुआत उसी नंबर से होती है, मतलब सबसे पहला जो मल्टीपल होगा वो संख्या खुद ही होगी, बाकी सारे मल्टीपल्स क्या होंगे, उस संख्या से बड़े होंगे। अब इसके बाद ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड। ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स, तो मल्टीपल होते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होते हैं। बात समझ गए, इतनी बातें आपको समझनी, क्लियर। तो आशा करता हूं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में चीजें समझा पाया। अब इनसे कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे वो सेक्शन हम कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा जब फैक्टर से क्वेश्चन आएंगे आपके पास में एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फैक्टर से वो क्या मिलेंगे। सबसे पहला मैंने जब आपका सिलेबस देखा, मैंने क्वेश्चंस देखे उसमें, तो एक क्वेश्चन बनता है कहां से, टोटल फैक्टर्स, ठीक है। हमेशा टोटल फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, कुल कितने फैक्टर्स हैं, मतलब हम बात करते हैं यहां पर कुल गुणनखंड, कोई संख्या देंगे और उसके कुल गुणनखंड पूछ लेंगे, ठीक है। ये दूसरा आता है सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, मतलब कुल गुणनखंड जो भी आए हैं इनका योगफल, इनका योगफल, इससे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आता है प्राइम फैक्टर्स निकालने का। क्या आता है, प्राइम फैक्टर्स, कोई संख्या देंगे और उनसे पूछ लेंगे या उसमें से पूछ लेंगे कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं टोटल वो बताइए कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। बात समझ गए, यहाँ से तीन ही, हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं फैक्टर्स, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फैक्टर्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम के अगर सिलेबस की बात करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ फैक्टर से केवल तीन ही प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं अधिकतम, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल फैक्टर्स होंगे उनका योगफल कैसे करते हैं, और हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की, मतलब अभाज्य गुणनखंड। यहां पर आप लिख लीजिए क्या, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। इतने क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, क्लियर है। तो आइए हम देखते हैं, देखिए जैसे मान के चलिए मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं, क्या एक नंबर मैंने लिखा, सपोज करिए ये 12 एक नंबर है, ये 12 एक नंबर है। सबसे पहला सवाल हमें क्या निकालना सीखना है, टोटल फैक्टर्स, मतलब कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स। यहां पर क्या आएगा, कुल गुणनखंड। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम 12 को डिवाइड करेंगे 1 से। किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार। ये जाएगा 1 से हम भाग देंगे 12 में, 12 एकम 12। बात समझ गए, 12 एकम 12। 1 गुणा 12 कितना आएगा, 12। फिर 1 से बड़ा नंबर लेना है, क्या लेना है, 2। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम करके देखेंगे, नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे फिर 2 को। 2 से डिवाइड किया, 2 छिंग 12, 6 बार जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम 3 से करेंगे तो 3 चौक 12। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम 4 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 5 से करेंगे, नहीं जा रहा है। फिर 6 से करेंगे, 6 दूनी 12। 6 के बाद 7 से करेंगे, नहीं जा रहा। 8 से करेंगे, नहीं जा रहा। 9 से करेंगे, नहीं जा रहा। 10 से, 11 से नहीं जा रहा है। 12 से करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, तो आप कहेंगे 1 बार जा रहा है। इतना करने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ से अगर हम इसको एक डब्बे में कैद कर दें तो आप देखेंगे
कि ये जो आया था इसको पलट के रख दिया है, मतलब ऐसा पलट देंगे, ये चीज़ें यहाँ जाएंगी, ये चीज़ें यहाँ जाएंगी, तो ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। देखो पहले 1 से किया था 12 बार, फिर 2 से किया 6 बार, 3 से किया 4 बार, 1 से किया 12 बार, 2 से किया 6 बार, 3 से किया 4 बार। तो ये सेम की सेम ऊपर वाली चीज़ रिपीट हो गई, मतलब पलट के लिखा हुआ है, तो इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ दो आप, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। पैटर्न रिपीट होने लग गया तो ये पैटर्न नहीं लेना है ना, इसको हम हटा देंगे। अब हम देखेंगे कि यहां पर केवल और केवल हमें एक चीज समझ में आ रही है। क्या आ रही है? कि हमने जब टोटल फैक्टर निकालने की कोशिश की 12 के, तो देखो सबसे पहले क्या है, 1 आया, फिर क्या आया, आप 2 लिखिए, फिर क्या आया बोलो 3 लिखिए, फिर क्या आया कितना, 4 लिखिए, फिर क्या आया बोलो 6, फिर क्या है लास्ट वाला 12। तो एक तो आना ही है और संख्या खुद भी आनी है, एक तो आना ही है और संख्या खुद भी आनी, ये तो मैंने बताया था आपको। तो यहां से हम देख पाए टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 बने। कितने टोटल फैक्टर हुए? तो आप कहेंगे भैया हमारा आंसर है 6। टोटल फैक्टर्स कितने आए? 6 आए। बोलो समझ में आया? तो 12 के फैक्टर हमने निकाल लिए। वे कितनी संख्याएं जो 12 को डिवाइड कर सकती हैं? तो हम कह सकते हैं वे टोटल 6 संख्याएं जो 12 को डिवाइड कर सकती हैं, 12 को भाग कर सकती हैं। 1 से भी भाग जाता है 12 में, 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 12 से भी। इसके अलावा अन्य किसी से नहीं जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम टोटल फैक्टर्स निकालना सीखते हैं। जब टोटल फैक्टर हमारे निकल गए तो इसके बाद प्रश्न बनेगा क्या, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सभी गुणनखंड जो भी आए हैं उनका क्या निकालना है? हमें योगफल निकालना है। तो इस केस में आप क्या करने वाले हैं? इस केस में हमें करना पड़ेगा सम। देखो 1 इसका है फैक्टर, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी। तो योगफल करना हो तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो योगफल क्या है? 2 1 3 3 6 4 10 6 16, 16 और 12 कितना आ गया बोलो? 28 आ गया। तो योगफल कितना है? 28 है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो 2 प्रश्न हम यहाँ से बनाना सीख पाए। हम 1-2 नंबर पे और ट्राई करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे, अपने पास आप नोट करिए। अगला नंबर हम लेते हैं। जैसे एक नंबर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलो 16 ही ले लो, हमने 16 लिया। अब 16 के हमें क्या निकालने हैं? टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 तो फैक्टर होता ही है। तो 1 को हमने गुणा किया 16 से, तो कितना आ गया? 16 एकम 16। इन दोनों का गुणा करने पर यह आ जाना चाहिए। तो 1 गुणा 16, 16 बन गया। फिर 1 से बड़ा नंबर क्या लेना है? 2। कितनी बार? 2 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 8 16। फिर 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड होता नहीं है, छोड़ दो। फिर 4 से करो, 4 से करेंगे कितनी बार जाएगा इसमें भाग? आप कहेंगे 4 बार, 4 चौके 16। फिर 5 से करो, नहीं जाएगा। 6 से करो, नहीं जाएगा। 7 से करो, नहीं जाएगा। 8 से करो, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर हम 8 से करते हैं, कितनी बार? 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16। फिर आगे बढ़ो आप इसी प्रकार से। फिर किससे करेंगे हम? 8 के बाद फिर हम करेंगे 16 से, 16 एकम 16। तो देखिए आप, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब यहां से आप देखिए कि ये चीज जो है बार बार रिपीट हो रही है, मतलब फिर से आ गया ये। देखो यहां पर 2 8 16 लिखा था, यहाँ 8 दूनी 16, वही चीज है ना। ये बस पलट के लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लो क्या रिपीट हुआ है? 16 एकम 16, यहाँ पर 16 एकम 16, ये भी रिपीट हुआ है। तो ये चीज़ नहीं लेना है, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको नहीं लेना है। मतलब हम अधिकतम कहाँ तक जा सकते हैं? हम यहीं तक जा सकते हैं, ठीक है। अब रिपीटिशन में हम देखें तो यहाँ से सबसे पहले आप फैक्टर्स लिख लो इसके फैक्टर्स। देखो 1 आया, 2 आया, 1 है, 2 है, फिर क्या है? 4 है। 4 4 चौके 16 बन रहा है। 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखना आप, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एक बार ये 4 लिख लिया तो इसको मत लिखिए। फिर यहाँ पर आइए, किस पर आएंगे हम? 8 पर, फिर आएंगे 16 पर। मतलब कोई चीज़ 2 बार अगर आ गई तो उसको नहीं लेना है। तो देखिए एक तो आता ही है और एक नंबर खुद ही आता है, ठीक है। गिन लो 1 2 3 4 5।
तो टोटल फैक्टर्स आप बताओ कितने हैं। टोटल फैक्टर्स मतलब टोटल गुणनखंड कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल गुणनखंड है 1 2 3 4 5, 5 आ गए। अगर हम सम की बात करेंगे, योगफल, गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योगफल अगर हम बात करेंगे तो एक गुणनखंड है, 2 है, 4 है, 8 है और 16, सभी को जोड़ दीजिए तो 2 1 3 4 7, 7 8 15, 15 दिन 30 31, कितना आ गया बोलो सम, 31 आ गया, 31। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हमारे बन पाए। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको रोकेंगे, नोट करेंगे, ठीक है, एक आध नंबर और लेते हैं। जैसे हम बात करें 24 ले लो, कितना 24 के लिए हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 से भाग किया कितनी बार बोलो, 24 बार। फिर 2 से करना तो 12 दूनी 24 बनेगा। फिर 3 से करना, 3 से 8 दिए 24 बनेगा। फिर 4 से करना, 4 छिंग 24 बनेगा। 5 से जाएगा नहीं, 6 से करोगे तो 6 चौके 24। देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, समझ जाए करो, ये चीज़ जो है रिपीट होने लग गई है ना, पलट के लिखा है तो इसको हटा दो, यहाँ से रिपीटेशन चालू है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसका मतलब यही है। जहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया इसका मतलब उसके आगे नहीं बढ़ना है, लास्ट यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो आप, क्या लिखोगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसके जो टोटल फैक्टर्स बनेंगे, 1 आया, 1 2 3 4, 2 है, 3 है, 4 है, 6 8 12 24, 6 8 12 और 24, कितने आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए टोटल 8 आए। तो टोटल कितने आ गए फैक्टर्स, 8 आ गए। टोटल फैक्टर्स की बात करें तो कितने आ गए, 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। सम की बात करेगा तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मतलब योगफल की बात करेगा तो सबको जोड़ देना, क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 और जोड़ के आप निकाल देना, ठीक है। इतना ही लेवल आपके एग्जाम में आएगा। तो आशा करता हूँ फैक्टर्स आप निकालना सीख पाए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम निकालेंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। प्राइम नंबर्स तो आप जानते ही हैं ना, उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स बनेगा, अभाज्य गुणनखंड। जब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, देखो हमें 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, यहां से हम ये करेंगे, इसकी जो मेथड होती है बहुत ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो हम इस प्रकार से बनाते थे, याद है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 6 आ गया। फिर देखो और 2 से भाग जा रहा है कि जा रहा है, कितना आ गया, 2 3 6। फिर आखिरी में देखो क्या आ गया, 3, अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। आखिरी में यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 1, आखिरी में आ जाना चाहिए 1। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 12 के जो गुणनखंड आए हैं, जो यहाँ पर आ रहा है इनको गुणा करके लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो कितने आए, तो आप कहेंगे भाई अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 आए, टोटल कितने आ गए, 3 आ गए। टोटल कितने आ गए, 3 आ गए, टोटल आए 3, इनको गिन लो, 1 2 3। ये है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब क्या, मैंने आपको बताया होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जैसे अगर मैं 2 के फैक्टर्स निकालता, 2 के फैक्टर्स निकालता
कोई आपसे कहते 2 के फैक्टर्स निकालो, तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है 1 गुणा 2, और कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। या तो ये बनेगा या तो 2 गुणा 1 बनेगा, तो ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये तो लेना नहीं है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं बोलो? आप कहेंगे 2 गुणनखंड है। एक तो क्या है? 1 है, एक वह संख्या खुद ही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 है, दूसरा वो खुद ही है। 2 से अधिक गुणनखंड होगा इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, वो क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि ये अभाज्य है। ऐसी हम बात करेंगे 3 की, तो देखो 3 की और मैं बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कितना? 3, यहाँ पर लिखा 3। अगर मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो 1 गुणा क्या बन रहा है? आप कहेंगे 3, या फिर 3 गुणा 1 बन रहा है ना, बात तो एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 3। तो कितने आए गुणनखंड? आप कहेंगे भाई केवल 2 ही आए। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं अगर ये है तो यही तो अभाज्य गुणनखंड भी कहलाएंगे। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जब वे संख्याएं अभाज्य हैं तो यहाँ पर गुणनखंडों में इनके जब गुणनखंड हम करेंगे तो 2 एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये जो संख्याओं का गुणा करने पर ये संख्या जो प्राप्त हो रही है, ये जो संख्या प्राप्त हो रही है, तो इस संख्या के ये जो है ना संख्याएं, ये सब क्या है? गुणनखंड है। लेकिन कैसे हैं? अभाज्य। मतलब 2 से छोटी संख्या नहीं आ सकती डिवाइड करने पर, 3 से छोटी संख्या नहीं आ सकती डिवाइड करने पर। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये बात हमने यहां पर कही। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं कि और कोई नंबर लो जिसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी? हम बात करेंगे 28। हमने कहा 28 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो हम इसको 2 से भाग दिए। सबसे पहले 2 से भाग देना, क्योंकि 2 से छोटी अभाज्य संख्या होती नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 2। 2 से भाग दिया कितनी बार गया? 14 बार। 14 दूनी 28 आ गया। फिर हमने 2 से भाग देना है, अगर ये इवन आ रहा है तो हमने कहा भाई 7 बार। फिर हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, तो आखिरी में क्या आ गया? 1 आ गया। अब आप देख लो क्या आ रहा है? 2 दूनी 4 सत्ते 28। इसका मतलब 28 को कैसे लिख सकते हैं? 28 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 7। 2 फिर ये 2 फिर ये 7। 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? एक तो ये है, एक ये है, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो ये जो पावर आ रही है मतलब ये 2 एक बार है, ये 2 एक बार है और ये 7 एक बार है। तो इनको जोड़ दो, आप इनको जोड़ दो, 1 1 1 कितना हो गया? टोटल 3 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 28 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने? 3 है। क्लियर है मेरी बात? बनेगा। और 1 2 नंबर हम लेते हैं। जैसे आपसे कहते 36, नंबर 1 है 36, 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो अभाज्य निकालना है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपको बताया था मैंने, 2 होती है। 2 से कितनी बार बोलो? 18 बार। फिर 2 से भाग दो, 2 से कितनी बार? 9 बार। अब 9 में 2 से भाग तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 3 से। फिर 3 ले लिया, 3 तिया 9। फिर यहाँ पर 3 है तो इस 3 को डिवाइड कर 3 से 1 बार। अब आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे? 36, और 36 के बराबर क्या आएगा? ये 2, फिर गुणा में 2, फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 3। तो हम कहेंगे 2 कितनी बार आया? 2 एक बार आया, ये 2 एक बार आया, ये 3 एक बार आया, 3 एक बार आया। सबको जोड़ दो, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 हैं अभाज्य गुणनखंड। कितने हैं? 4 अभाज्य गुणनखंड है। इनका जब गुणा करोगे ना तो आपको कितना मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो ये जो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 की घात 1, 2 की घात 1, मतलब ये 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 की घात कितनी लिख सकते हैं हम? 2 गुणा ये 3 कितनी बार है? 3 की घात 1 और 3 की घात 1, तो 3 की घात कितनी है? 2 हो गई। ये हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2 2 बार था, ये 3 2 बार था। तो ये जो है ना, ये 2 और 2, 2 और 2 कितना हो गया? बोलो 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड कितने? 4 है। इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। क्लियर है? तो आशा करता हूं आप सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालना आ गया और गुणनखंड भी निकालना आ गया। ठीक है।
अगर इसी जगह पे आपको 36 के टोटल गुणनखंड निकालने होते, ये तो अभाज्य हैं, क्या है ये अभाज्य गुणनखंड है, मतलब प्राइम फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर टोटल फैक्टर्स निकालने होते तो आप इस तरीके से नहीं करते इसको, आप किस तरीके से करते बोलो। अगर 36 की बात आपको करना है, ठीक है, तो देखिए 36 के हमें टोटल फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो मैंने क्या बताया था आपको, इस तरीके से शुरू करना है। 1 से करना है कितनी बार, 36 बार आएगा। फिर 2 से करके देखिए, 2 से कितनी बार, 18 बार हो गया। 2 के बाद फिर नंबर किसका था, 3 का। 3 से डिवाइड करके देखो कितनी बार आएगा, तो आप कहीं 3 से करेंगे तो 12 या 36 बनेगा। 4 से करके देखिए, 9 चौक 36 बनेगा। 5 से करके देखिए नहीं बनेगा। 6 से करके देखिए, यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, सॉरी 4 नाम 36। 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 छिंग 36। फिर 7 से करेंगे नहीं आएगा, 8 से करेंगे नहीं आएगा, 9 से करेंगे तो 9 चौक 36, देखो 9 चौक 36। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से रिपीटेशन चालू हो गई, ये और ये एक जैसा है। 9 4 यहाँ आ गया, 9 4 यहाँ आ गया, तो ये नहीं लेना है, यहीं पर रुक जाना है आपको। तो आप देखो ये कितनी बार आ रहा है, आप कहेंगे भाई 2 बार आ रहा है, तो 1 बार लेना है इसको। अब आप यहाँ पर लिख लो कि 36 के जो गुणनखंड आएंगे, क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 36। मतलब इतनी संख्याओं से 36 में भाग जा सकता है। मतलब 36 में भाग किससे जाएगा, तो आप कहेंगे भाई 1 से भाग जाएगा 36 में, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा, है ना, 12 से भाग जाएगा, 18 से भाग जाएगा, 36 से भाग जाएगा। इतनी संख्याएं 36 को डिवाइड कर सकती हैं। तो ये सब क्या है, टोटल फैक्टर्स। लेकिन इस टोटल फैक्टर्स में हमें बात करना है अभाज्य की। अभाज्य मतलब टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने, तो आप कहेंगे भाई इसके 36 के 4 ही होते हैं, है ना, 4 ही होते हैं। इस 36 के अंदर 2 2 बार आएगा और 3 2 बार आएगा। क्लियर है, ये बस इतनी सी बात है गुणनखंड के ऊपर सवाल की। अब हम बात करते हैं मल्टीपल के ऊपर सवाल कैसे बनेंगे। देखो मल्टीपल में जो सवाल बनेंगे, अब मल्टीपल होते क्या हैं, ये तो होते हैं अनलिमिटेड। मतलब हम बात करें अगर मल्टीपल की, तो मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, मतलब गुणज। अब गुणज तो क्या है, अनलिमिटेड है। जैसे हम बात करें 2 के गुणज लिखिए, 2 के गुणज, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, है ना, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ऐसे हम टेबल लिखते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 1 बार गुणा किया, हमने 2 बार गुणा किया तो ये आया, 3 बार गुणा किया 6 आया, 4 बार गुणा किया तो 8 आया, 5 बार गुणा किया 10 आया, है ना, 6 बार गुणा किया तो 12 आया, 7 बार गुणा किया 14 आया, और 8 बार गुणा किया 16 आया। अब आप एक बात समझिए कि ये अनलिमिटेड होते हैं, सबसे पहली बात। देखो अब हम बात करें यहाँ पर ऑड नंबर्स, तो आप ऑड नंबर्स की बात करोगे या ऑड मल्टीपल्स की, तो ये क्या है, विषम संख्या, ये भी क्या है, विषम संख्या, ठीक है, और ये भी क्या है, विषम संख्या, ये भी क्या है, विषम संख्या। तो अगर पूछा जाए इसमें क्या फर्स्ट 3 ऑड मल्टीपल, तो इसके ऑड मल्टीपल्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे विषम मल्टीपल्स। पहले 3 जो हैं ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा और ये बनेगा। विषम मल्टीपल हमने निकाले तो क्या बना, 2 6 10। और इवन मल्टीपल्स की बात करेंगे, तो इवन मल्टीपल्स की बात करेंगे तो आपका इवन मल्टीपल जो आएगा, इवन टाइम मल्टीपल करके ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। तो ऑड इवन मल्टीपल से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, ऑड इवन मल्टीपल से क्वेश्चन आ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना। मतलब 1 गुना किया तो ये हम ऑड व मल्टीपल निकाल रहे हैं, विषम व निकाल रहे हैं। तीसरा मल्टीपल निकालेंगे तो ये भी क्या है, विषम मल्टीपल। 5वां निकालेंगे ये भी विषम मल्टीपल है, और 7वां निकालेंगे ये भी विषम मल्टीपल है। तो ये तो होते हैं अनलिमिटेड है, लेकिन विषम और सम से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। क्लियर, इतनी बात आपको ध्यान रखना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, मल्टीपल में।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखो क्या है, दो संख्याएं या दो संख्याओं से अधिक में कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन कहां से बनेगा आपका, बनेगा कॉमन मल्टीपल से। कॉमन मल्टीपल। अगर कॉमन मल्टीपल की बात करी जाए, या हम बात करें किसकी, उभयनिष्ठ गुणज, तो आप समझिए उभयनिष्ठ गुणज क्या होते हैं। जैसे देखिए, हम दो के मल्टीपल अगर निकालें, दो के मल्टीपल उसी तरीके से लिखेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 धाम 20। यहाँ तक हम 10 मल्टीपल लिख दिए। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या 3 की, अगर हम 3 की बात करें और 3 के मल्टीपल लिखें, इसका टेबल पढ़ो 3 का, तो आप पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छिंग 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, 3 नाम 27 और 30 धाम 30। ये अनलिमिटेड तक हम जा सकते हैं। अब इसमें हम बात करें कॉमन निकालो, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे जी हाँ दिख रहा है। हम स्टार्टिंग से करते चले आए तो एक हमें कॉमन ये दिख गया 6, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर एक कॉमन दिख गया हमको, क्या, दोनों में जो आ रहा है वो 12। फिर यहाँ पर हमने देखा क्या है 18, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, बोलो 18 आ रहा है। मतलब ये है कि इनमें कॉमन जो आ रहा है वो एक एक नंबर छोड़ करके कॉमन निकल रहा है, ठीक है, और इसमें दो दो के अंतर से क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है। मतलब इसकी हम बात करें 2 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल हैं, कॉमन मल्टीपल क्या आ रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई इन दोनों में कॉमन आता है 6, इन दोनों में आता है 12, इन दोनों में आता है 18, आगे क्या आएगा 24। मतलब हमने कहा इन दोनों का एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या, ये होता है लीस्ट, मतलब सबसे छोटा, और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, कॉमन और मल्टीपल। बात समझ पा रहे हैं। तो सबसे छोटे की अगर बात करेगा तो सबसे छोटा मतलब सबसे पहला जो कॉमन आया मल्टीपल, ये 2 के मल्टीपल और ये 3 के मल्टीपल, और ये दोनों में कॉमन मल्टीपल, और ये सबसे पहला आया वही सबसे छोटा, वही क्या है सबसे छोटा, तो ये क्या है बोलो 6। तो इनका जो एलसीएम है 2 और 3 का एलसीएम वो क्या हो गया, आप कहेंगे 6। तो ये एलसीएम एससीएफ चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हमने बात कर दी लीस्ट कॉमन मतलब एलसीएम की बात करते हुए 6। तो अभी ये 6 के मतलब 6 के पहाड़ा आप पढ़ोगे तो इसके मल्टीपल बनते चले जाएंगे। 6 का पहाड़ा 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30। तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, तो ये 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल 6 के अंतर से निकलते जा रहे हैं। बात समझ गए। तो ये हो गया आपका क्या, कॉमन मल्टीपल। सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल नहीं निकाल पाओगे क्योंकि सबसे बड़ा तो अनंत पे होगा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटा आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये इसी प्रकार से क्या है, कॉमन फैक्टर है ना, 2 नंबर या 3 नंबर दिए जाएंगे आपको, उसमें क्या आपको कॉमन फैक्टर देखने पड़ेंगे, उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम किस पे, कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन फैक्टर्स की अगर बात करी जाए तो 2 नंबर हम लेते हैं, जैसे हमने लिए 12 और 16, ठीक है, 12 और 16। अब 12 और 16 में आप देखिएगा कि इसके जब हम टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे हमने निकाला 1 गुणा 2, 1 गुणा सॉरी 12, 12 एकम 12, 2 छिंग 12, 3 चौक 12, फिर ये पलट जाएगा, 4 तिये 12 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 गुणा 16, 16 एकम 16, 2 गुणा 8 दूनी 16, 4 चौक 16। तो आप देखिएगा कि 12 के लिए अगर देखें, जैसे हम देखें 12 के लिए
तो 12 के जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं, है ना, मतलब गुणनखंड है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 12। और 16 की अगर बात की जाए तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16। यही तो बने। 4 2 बार आ रहा है तो ये तो लेना नहीं है आपको, ये नहीं लेना है, एक बार 4 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर, और कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब क्या है? कॉमन फैक्टर है। इन दोनों में पाए जाने वाले फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं? आप कहेंगे 3 है कॉमन फैक्टर। कितने हैं? 3 है। लेकिन इसमें हाईएस्ट मतलब ये हाईएस्ट और कॉमन मतलब दोनों में कॉमन, ओवेनेस्ट कॉमन, और ये है क्या? ये है फैक्टर। तो आप कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनका? तो हाईएस्ट जो सबसे बड़ी संख्या इनमें कॉमन है वो क्या है बोलो? ये है 4। तो ये क्या हो गया? 4। तो ये है HCF। क्लियर है? तो यहां से हम HCF देख पाए, वहां पर हमने क्या देखा? LCM देखा। तो बाकी चीजें जो HCF LCM के बारे में वो उसके चैप्टर में खुद पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहां पर आपको बता दिया कि LCM HCF भी होता क्या है। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक्स फैक्टर्स का। अब इसकी जो डेफिनेशंस वो आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो नोट करेंगे, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाते हैं फटाफट से। ठीक है, 15 क्वेश्चंस मैंने टोटल लिए हैं, इनमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो भी आपको बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ फैक्टर के बारे में और मल्टीपल के बारे में आप चीज़ें समझ पाए। एक बार में अगर चीज़ें क्लियर ना हो तो माफ़ी चाहूँगा, आप इसी चीज़ को 2 से 3 बार देखेंगे तो अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती। 2 से 3 बार आप देखोगे, नोट करोगे, बार बार पढ़ोगे ना, चीज़ें बनने लग जाएंगी। क्लियर है? अब आइए आगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की। देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई फैक्टर। गुणनखंड क्या होते हैं? तो गुणनखंड क्या है? कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 6 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, दूसरी, अब इसमें कॉमन फैक्टर, मतलब अभी हमने पढ़ा था कॉमन फैक्टर, वही बात है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे 24 और 36 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब हम कह सकते हैं कि 24 और 36 में, यहाँ पर सॉरी एक और लिखिएगा, ये 2 लिखा है, यहाँ पर एक और आएगा। 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। मतलब हम कह सकते हैं 24 को 1 डिवाइड कर सकता है और 36 को भी 1 डिवाइड कर सकता है। 24 को 2 डिवाइड कर सकता है और 36 को भी कर सकता है। ठीक है, जैसे 24 36 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 6 भी 24 और 36 को डिवाइड कर सकता है, और 12 भी 24 36 को डिवाइड कर सकता है। जैसे फिर से समझो, 24 के गुणनखंड क्या होंगे? तो आप कहेंगे भाई 1 होगा, 2 3 4 6 8 12 और 24। इतनी संख्याएं मात्र 24 को डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 36 की। तो 36 को 1 डिवाइड करेगा, 2 3 4 6। ठीक है, 6 के बाद आएगा 12, फिर 18, फिर 36। तो ये 24 36 के क्या है? गुणनखंड है। लेकिन कॉमन की बात करें, देखो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, 2 है, ठीक है, 2 है, और यहाँ पर क्या है? 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। इतने आ रहे हैं। ठीक है, 1 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 6 से हो रहे हैं, 12 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें एक 3 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें कुछ लिमिटेड लिखे हैं मैंने। जैसे हमने कहा कि भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड ये है,
तो इसमें ऐसा नहीं कि मैंने सारे लिख दिए, ये क्या है, कुछ कुछ खास खास लिखे, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे लिख दिए, क्या, 1 कॉमन है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ठीक है, ये आ गया। तो ये सब क्या है, इनके कॉमन फैक्टर है, ये बात हम समझ पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हैं, कोई भी संख्या गुणनखंड आप करोगे तो उस गुणनखंड में आप देखोगे अभाज्य कौन कौन से हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 18 के हमने निकाले तो 18 का एक गुणनखंड 2 है जो कि क्या है, अभाज्य है। एक 3 है, ये भी क्या है, अभाज्य। ये 3 है, ये भी क्या है, अभाज्य। तो इन सब का गुणा करने पर संख्या खुद आ जाती है, मतलब 3 3 9 2 18, ये आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभाज्य, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल फैक्टर, हमने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल मतलब गुणज। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अपवर्त कहलाती हैं। जैसे 5 के गुणज क्या हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25, और ये क्या है, अनलिमिटेड होते हैं। तो ये क्या है, इसके मल्टीपल हो गए 5 के, ऐसे सभी के बन जाते हैं। अब कॉमन मल्टीपल की बात करी जाए तो कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कहलाती है यदि वह दी गई प्रत्येक संख्या का गुणज हो। मतलब 2 संख्याएं सपोज करो दी हैं, जैसे 4 और 6, 4 और 6 दी हैं, तो 4 का हमने टेबल पढ़ा और 6 का टेबल पढ़ा, तो उस टेबल में इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ गया 12 आ गया, है ना। मतलब 4 से 12 भी कट रहा है, 6 से 12 कट रहा है। यहाँ पर 24 भी क्या है, 4 और 6 से कट रहा है। 48 क्या है, 4 6 से कट रहा है। ये क्या है, अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितना आगे आप टेबल पढ़ते चले जाओगे उतना आपका आता जाएगा, कॉमन निकलता चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आज की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब इस पर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं, और फटाफट से सवाल हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। कोई प्राइम नंबर है तो उसके कितने गुणनखंड होते हैं, तो मैं आपको बताया था कि अभाज्य संख्या सबसे पहले आप 2 ले लो, ठीक है। 2 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, टोटल गुणनखंड निकालेंगे, तो 1 गुणा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भाई 2, 1 गुणा 2, इसके अलावा कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे मैं 1 के गुणनखंड निकालता ना, तो 1 के क्या बनते हैं, तो आप कहते भाई 1 गुणा 1, तो इसमें अलग क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तो 1 ही कहा जाएगा कि इसका गुणनखंड तो 1 ही है। तो जिस संख्या का केवल एक गुणनखंड होता है वह खुद ही, तो ना तो वो अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। ये ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ठीक है। लेकिन ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड आते हैं, जैसे इसके कितने गुणनखंड है, 1 और 2। जैसे हम बात करेंगे 3 की, तो क्या बना, 1 गुणा 3, मतलब क्या आ गया इसके लिए, 1 और 3। जैसे हम बात करेंगे 5 की, तो 5 के गुणनखंड निकाले तो 1 गुणा क्या आ गया, 5, मतलब क्या आ गया, आप कहेंगे भाई 1 है और 5 है। जैसे हम 7 की बात करें तो 1 गुणा क्या बना, 7, मतलब 1 है और 7 है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड आते हैं, मतलब एक तो 1 आएगा, दूसरा वो खुद ही आएगी, तो 2 ही गुणनखंड जिसकी होते हैं वे कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर हो गए, मतलब 3 हो गए या 3 से ज्यादा हो गए या 2 से ज्यादा हो गए, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो वो तो भाज्य हो जाएंगी। लेकिन जब तक आपके 2 ही गुणनखंड आएंगे केवल, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य कहलाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिए, पेपर का आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलो, एक भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो भाज्य संख्या हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए 4 उठाया हमने, 4 उठाया, 4 के हम गुणनखंड करेंगे 1 गुणा 4, 2 दूनी 4। तो देखो 4 के गुणनखंड हमने बनाए, क्या आया, तो 4 के गुणनखंड 1 है, 2 है और 4 है। ये 2 बार आ गया, ठीक है। कितने आ गए, 3 आ गए। अगर हम 6 की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, 6 की, तो 6 के गुणनखंड निकालो आप, तो 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, ठीक है, और 3 दूनी 6, पलट जाएगा ये। तो इसके लिए हम बात करेंगे 6 के लिए, तो 6 के कितने बन गए, 1 आया है, 2 आया है, 3 है और 6। तो ये भी भाज्य संख्या हो गई और ये भी क्या है, भाज्य संख्या हो गई, डिविजिबल नंबर हो गए या कंपोजिट नंबर हो गए। तो मुझे बताओ, सबसे कम यहां पर हमने देखे 3 गुणनखंड है, 3 या 3 से ज्यादा आ रहे हैं,
3 या 3 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो भाज्य संख्याओं के हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, या हम कह सकते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 नहीं, 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा 3 है और 3 से ज़्यादा भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या हो गया आंसर? सी। क्लियर है? आइए तीसरे नंबर के सवाल पे। 45 के गुणनखंड बताइए। 45 के गुणनखंड, गुणनखंड पूछा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है। प्रश्न को समझिए, क्या पूछा है? गुणनखंड बताइए। तो ये जो है 1999 का सवाल है। 45 के गुणनखंड तो कैसे निकालोगे भैया मेरे? 45 के हमें गुणनखंड निकाला। मैंने तरीका क्या बताया आपको? तरीका ये है, पहले 1 से करना, 1 गुणा 45, 45 से कम 45, फिर 2 से करो, नहीं हो रहा डिवाइड, फिर किससे करोगे? 3 से। कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 तिया 45। 3 से बड़ा नंबर 4, 4 से डिवाइड होगा नहीं। फिर क्या करोगे? आओगे 5 पे, 5 से कितनी बार? 5 नाम 45। फिर 6 पे आओ, नहीं हो रहा डिवाइड। 7 पे आओ, नहीं हो रहा। 8 पे आओ, नहीं हो रहा। 9 पे, 9 से करेंगे, 9 पंजे 45। तो देखो ये रिपीट हो गया, ये और ये क्या है? एक जैसे। तो बस यहीं पर रुक जाओ आप, खत्म, रुक गए। अब यहाँ पर आप देख लो, क्या करो कि 45 के जो हमें बन रहे हैं, जो हमें मिल रहे हैं गुणनखंड, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 15 मिल रहा है और 45 मिल रहा है। तो टोटल कितने हो गए? गिनो इनको। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। अगर नंबर में दी होते 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो हम टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर इसी प्रकार से दिए हैं। देखो ये तो है ही नहीं, 1 3 5 7 नहीं है, 1 3 5 6 8 नहीं है, 1 3 5 9 15 45, 1 3 5 9 15 45, ये हमारा उत्तर हो गया। और ये भी नहीं है, क्योंकि 8 तो आता नहीं है इसमें। ठीक है, या फिर हम ऑप्शन से देख के भी कर लेते। ऑप्शन से देख के कैसे करते बोलो? 45 7 से कटता है? नहीं कटता, नहीं कटता ना। जब नहीं कटता तो ये आंसर ही नहीं है। 8 से कटता है 45, नहीं कटता, तो ये भी लाइन नहीं है आंसर। यहाँ पर 8 से कटता है, 7 से कटता है, नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं है। फिर बचा क्या है? ये आंसर, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में। आइए सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे? अरे भाई 30 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे? टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? तो 30 के फैक्टर्स निकाल दो। देखो 30 के फैक्टर्स टोटल हम निकालेंगे। अभाज्य तो बोला नहीं है, क्या बोला है? टोटल। तो 1 गुणा क्या बनेगा? 30। फिर 1 के बाद 2 का नंबर आएगा, 2 से करेंगे कितनी बार? 15 बार। फिर करेंगे 3 से कितनी बार? 10 बार। 3 से 10 बार। 4 से कटता नहीं है, 5 से कट जाएगा, कितनी बार? 6 बार। फिर 5 से बड़ा क्या आएगा? 6। तो 6 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 6 पंचे 30। इन दोनों को गुणा करने पर 30 आना चाहिए। तो देखो ये रिपीट होने लग गया, तो इसको हटा दो। टोटल कितने आ रहे हैं? तो आप यहाँ पर लिखोगे 30 के लिए, 30 के लिए लिखोगे यहाँ पर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30 है। भाई 1 2 3 5 6 10 15 30, 1 2 3 5 6 10 15 30, कितने हो गए? 4 और 4 8, कितने? 8 है। तो 8 आपका उत्तर हो गया। टोटल गुणनखंड हमारे यहाँ पर 30 के निकलेंगे, कितने? 8। ठीक है, खत्म क्वेश्चन, बन जाएगा। चलो आइए अगले सवाल पे। 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 12 के पहले आपको सभी गुणनखंड निकालने हैं, फिर उनका योगफल निकालना है। ये सवाल भी मैं आपको बताया था इस तरह का बनेगा। तो 12 के सभी गुणनखंड निकालो भैया। कैसे निकालोगे? सभी निकालना है तो सबसे पहले 1 से 1 गुणा 12, फिर 2 गुणा 6, 6 दूनी 12, फिर 3 गुणा 3 चौके 12, फिर 4 तिया 12। पलट गया भाई, यहाँ से पलटने लग गया, इसको हटाओ, खत्म। आगे आपके टोटल गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड हैं क्या क्या है? 1 है, 2 3 4 6 और 12, इतने ही है ना भाई। 1 2 3 4 6 12, इन सभी का ही तो योगफल पूछा है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, इन सबको जोड़ दो। तो 1 2 3 3 6 4 10 6 16, 16 और 12 कितना हो गया? 28। कितना आ गया? 28। आंसर आ गया इनका योगफल 28, 28। खत्म क्वेश्चन। इतना सा सवाल था। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 6 पे आइए। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 6 बोल रहा है 6 के पहले 5 गुणजों का। अब देखो गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है। ये गुणज मतलब क्या बात कर रहा है? मल्टीपल की बात कर रहा है ना। 2015 का सवाल है, मल्टीपल। तो उसने कहा 6 के पहले 5 गुणजों का योगफल। 6 के पहले 5 गुणज निकालना है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, है ना।
क्या करेंगे एक बार, तो गुणा एक क्या बनता है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। पहले पाँच तो 5 तक के, 1 से लेकर हम 5 तक चले गए, कितने गुणज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। इनका क्या पूछा, योगफल, तो इनका योगफल निकालना है, इनका योगफल निकालना है। बात समझ गए कि नहीं समझे, सबको जोड़ लो, है ना। यहाँ से 18, यहाँ 18 हो गया, 36 36 18 दिन 36, 18 पंचे 90, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये आंसर हो गया 90। जोड़ के देखो, बस ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए आइए, सवाल में कहा जा रहा है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल किसके निकटतम है। अब 13 के भैया कितने चाहिए, 7 चाहिए। तो मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 13 एकम 13, ये बनेगा। 13 का दूसरा गुणज क्या होगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 13 छिंग 78 और 13 7 91। कहाँ तक जाना है आपको, 7 गुणज निकालना है ना, 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक चले गए, 7 तक चले गए। ठीक है, तो इनका योगफल करना है हमें, इनका योगफल हम निकालेंगे। तो इनको जोड़ने का तरीका क्या है, इनको जोड़ने, या तो इन सबको जोड़ दें, हम इन सबको जोड़ दें, या तो यहाँ पर देखो क्या है लिखा है, 13 एकम 13 प्लस 13 दूना 26, फिर लिखा है 13 तिया 39। अगर इतना लिखा है तो आप क्या करोगे, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन 13 आ रहा है ना, तो 13 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इनको जोड़ सकते हैं हम, 3 2 5 1 6, 6 मतलब 13 गुणा 6, ऐसे आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम 13 हटा लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। क्या बच जाएगा, जब इसमें जोड़ने में हम यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये बच जाएगा। ठीक है, या तो इन सबको जोड़ लो, या तो यहाँ से 13 हटा लो और ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, पहले में 1 बचेगा, फिर प्लस जोड़ रहे हैं ना, फिर 2 बचेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 प्लस, फिर 6, फिर 7, ऐसे होगा। तो इन सबको जोड़ लो, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 21 7, कितना हो गया 28। ठीक है, या हम कह सकते हैं भाई यहाँ से कितना बन जाएगा, 8 8 16 8 24 28। तो 13 इंटू कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, गुणा करेंगे 13 दूनी 26 260 और 13 अट्ठे 104, मतलब 4 6 3 364, कितना आ रहा है 364। इनका योगफल करने पर आएगा 364, 364 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसके निकटतम बोला है, किसके निकटतम है, तो हम कह सकते हैं 365 के पास है। सबसे ज्यादा पास किसके है, 365 के पास है। तो आंसर क्या हो गया 365। क्लियर है, इसको ध्यान से समझिए और करने का प्रयास करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, 75 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमें, 75 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य जहां भी शब्द आएगा तो मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके से लिखना है आपको, पहले 2 से डिवाइड करके देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर सीधे किस पे आ जाओ 3 पर, 3 से करो, यहाँ पर कितना 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15, ये आ गया। फिर 3 से नहीं हो रहा है तो किससे करोगे, 5 से, कितनी बार 5 बार 5 25, फिर 5 से कर दो 1, जब भी 1 आ जाए यहाँ पर तो इसको आप ऐसे लिख लो, 75 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 75 बराबर क्या होगा 3 गुणा 5 गुणा 5, मतलब इनका गुणा करने पर 75 आ जाएगा। तो देखो भाई मैच कर लो यहाँ पर, 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 3 5, ये तो है नहीं, 3 5 5 ये है, 3 4 6 है नहीं, 4 3 4 है नहीं। ठीक है, क्या आंसर है, बी आंसर है। खत्म क्वेश्चन, आ गया आंसर। इतने छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, बढ़ो आगे। अब आइए सवाल नंबर 9, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं
कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक नंबर है 72, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो कैसे निकालोगे? 2 से डिवाइड किया कितनी बार? 36, फिर 2 से किया कितना हो गया? 18, फिर 2 से किया कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, फिर यहां पर आपने किया 3 से कितनी बार? 3 बार, फिर आपने 3 से कर दी कितनी बार? 1 बार। तो आप 72 को क्या लिख दोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य। अगर मैं आपसे कह दूं यहां पर कि इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। क्यों? 1 1 1, 2 कितनी बार? 3 बार, और गुणा लगा है 3 कितनी बार? तो आप कहेंगे भाई 3 कितनी बार? 2 बार। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे। कितना हो गया? 3 2 5। तो देखो 1 2 3 4 5 आ गए ना? कितने आ गए? 5 आ गए। तो इसी प्रकार से इस केस में हमें ध्यान रखना है ये हम जोड़ेंगे, लेकिन अभाज्य फॉर्म में। ये अभाज्य फॉर्म में नहीं है। 4 अभाज्य संख्या नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। देखो ये 7 क्या है? अभाज्य। 11 क्या है? अभाज्य। लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। 4 को हमें अभाज्य के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, अगर 4 की पावर दी है 11, तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा 2 गुणा 2 की पावर कितनी है? बोलो 11 है। यही तो है। इसका मतलब अंदर लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर कितनी है? आप कहेंगे 2, और यहां पर कितना है? बोलो 11। तो अब इनका गुणा हो जाता है। इनका क्या होता है? गुणा। मतलब 2 की पावर टोटल कितनी है? 2 की पावर है 22। 2 की पावर 22 है ना? मतलब ये हुआ कि 4 की पावर 11 का मतलब होता है 2 की पावर 22। मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका मान भी उतना ही आएगा, इसका मान भी उतना ही आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, 4 को 11 बार गुणा करके लिख दो या 2 को 22 बार गुणा करके लिख दो, बात वही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 4 को कन्वर्ट करना है अभाज्य में। तो कैसे करोगे? हम इसे लिखेंगे क्या? इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 और ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 11 गुणा 7 की पावर कितनी है? 5, और 11 की पावर कितनी है? 3। ऐसा फिर 2 गुणा 11 कितना हो गया? 22। मतलब 2 की पावर कितना? 22 लिखना। अब 2 क्या बन गया? तो आप कहेंगे भैया 2 बन गया है अभाज्य। क्या बन गया है? अभाज्य। 2 हो गया अभाज्य। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, आपका 7 भी था अभाज्य और 11 भी था अभाज्य। तो अभाज्य पर जितनी पावर आ रही है उस पावर को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये 22 है, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 3 है। 5 3 8, 22 5 और 3 को जोड़िए, कितना आ गया? टोटल 30। तो हम कह सकते हैं भाई इसके अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे? 30 आएंगे। सवाल नंबर 9 आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो हमेशा पावर आप देखेंगे, पावर को तब आप जोड़ेंगे जब इसका जो बेस है ना ये अभाज्य फॉर्म में हो, तब आप सॉल्व करेंगे, तब आपके अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है? गुणज मतलब मल्टीपल। 12 का टेबल आप पढ़ोगे, है ना? 12 का टेबल पढ़ोगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, ऐसे आप पढ़ते जाओगे। तो इसके टेबल में कौन आएगा? देखो भैया 113 तो आता नहीं है, 109 भी नहीं आता, 110 भी नहीं आता, क्या बच रहा है? 144। मतलब 12 का जब हम 12 बार गुणा करते हैं तो 12 का 12वां मल्टीपल जो होता है वो होता है 144, मतलब 12वां गुणज। ये आंसर हो गया। क्लियर है? इतना आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। आइए सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात कर दी उसने। उभयनिष्ठ गुणनखंड की अगर बात की जाए, कौन सा नंबर है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो देखो, हम जब 12 के फैक्टर्स करते हैं तो 12 का फैक्टर जो आता है वो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 12। निकाल के आप लोग देखना बच्चे, है ना? कैसे निकालोगे? तो ऐसे 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4 और पलट जाएगा यहाँ से 4 गुणा 3। तो ये तो आएंगे नहीं।
तो सब यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12 ऐसे लिखना। इसी प्रकार से बच्चे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 20 के बनाएंगे। 20 के लिए क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। ऐसे ही 24 के लिए निकालेंगे। कैसे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ये सभी अपने आप में हर एक नंबर के गुणनखंड निकाल दिए। अब इसमें क्या बोला है, कौन सी संख्या इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन सभी में एक संख्या ऐसी होगी जो सभी में मौजूद होगी। तो मुझे ये दिख रहा है, देखो ये इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और कोई नंबर मैच कर रहा है क्या, सभी में हो, जो सभी में हो, तो आप कहेंगे भाई 1 है। तो 1 तो भाई हर एक नंबर का होता है, तो इससे मतलब हमें है नहीं। बाकी इसके अलावा तो आप कहेंगे भाई 4 ही है, तो 4 इन सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस सवाल का ये उत्तर है और कुछ नहीं है। 6 से ये डिवाइड होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता। 3 से ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता। ठीक है, 6 से ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता। 5 से ये होता है, ये दोनों नहीं होते। 4 एक ऐसा है जो क्या करता है, तीनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, या फिर हम ऑप्शन में से देख लेते। क्या करते हम, यहां पर लिखते कि भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या, 12, 20 और 24 को इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड कर देगी। तो देखो 3 से भाग करके देखो, 3 से, 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हटा दो इसको। 4 कर रहा है तीनों को डिवाइड, यस कर रहा है। 5 तीनों डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। 6 तीनों डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। खत्म क्वेश्चन, आगे आंसर। सवाल नंबर 12 पे आइए। 360 के सभी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। सभी अभाज्य गुणनखंड, अब देखो प्राइम फैक्टर करना है 360 के, तो कैसे करोगे, 360 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 180, फिर 2 से करना, इसका आधा 90, फिर इसका आधा करो, कितना हो गया 45। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर 3 पे जाओ। 3 से करोगे, 3 से 15 तिये 45, फिर 3 से करोगे 5 तिये 15। अब किससे करना पड़ेगा, 5 से एक बार, आगे एक आखिरी में। तो 360 के बराबर, 360 के बराबर क्या आया, ये आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। मतलब हम कह सकते हैं 2 की पावर कितनी बनेगी, 3 बनेगी। 3 की पावर कितनी बनेगी, आप कहेंगे 2 बनेगी, और 5 की पावर बनेगी 1। तो सभी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो यहाँ पर अभाज्य देखो, 2 क्या है अभाज्य, 3 क्या है अभाज्य, 5 क्या है अभाज्य। 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी 2, और 5 की पावर 1, सभी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, 6। तो आंसर यहाँ पर 6 बन जाएगा। ठीक है, आया बच्चे समझ में, बढ़ जाएं आगे। चलिए 2-3 सवाल और करते हैं, फिर आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। 13, सवाल नंबर 13 पे आइए। सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 और 6 से विभाज्य है। 3 4 5 और 6, ये भी जीएनवी का सवाल है। 3 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली संख्या, 5 से और 6 से। तो सबसे पहले आप 5 का चेक करो। 5 के लिए क्या चाहिए, आखिरी में 0 चाहिए और 5 चाहिए, तब जाके 5 से डिवाइड होगी। तो ये तो नहीं है, ठीक है। और ये तीनों किससे डिवाइड हो रही, 5 से हो रही। तो देखो भाई 5 से डिवाइड तो हो रही। 4 की कंडीशन क्या है, 4 की कंडीशन ये कि आखिरी में जो है ना, आखिरी में 2 अंक जो होते हैं संख्या के, वो 4 से कट जाने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 से नहीं कटता है, ये कटती है, ये कटती है। ठीक है, अब देखो 3 से कटने के लिए सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, 8 और 0 क्या बनेगा, 8 बनेगा। 8 3 से नहीं कटता, तो ये नहीं कटेगा। मतलब क्या आएगा आंसर, ये आएगा 60 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी कट जाएगी। 3 से ये कटेगा, देखो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, सबसे कट रहा है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। ये देखो 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा। जो सबसे कटेगा वो चाहिए, तो वो आपका 60 है।
ठीक है। और ये डिविजिबिलिटी के रूल में मैंने बताया, विभाजकता के नियम में हम कैसे चेक करते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 14 कह रहा है, देखो 9 और 7 दोनों का एक सामान्य गुणज a है, दोनों का गुणज मतलब दोनों का मल्टीपल 9 और 7 का, और जो गुणज है a वह क्या है 1200 और 1300 के बीच में है। किसके बीच में होना चाहिए, 1200 और 1300 के बीच में होना चाहिए। तो वो a जो है वो है क्या, क्या है, तो 1200 और 1300 के बीच में, सबसे पहले चेक करो 1200 और 1300 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही तो आंसर होगा, तो ये तो नहीं है। अब ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने बोला है कि भाई 9 और 7 दोनों का सामान्य गुणज है, मतलब जो संख्या होगी वो 9 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। तो सबसे पहले आप किसको चेक करोगे, 1260 को। 9 से कैसे चेक करोगे, इसके अंकों का योग 1 + 2 + 6 + 0। अगर ऐसी संख्या है जो 9 से कट जाए, 6 2 8 1 9, 9 9 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट रही है ना। तो यहां पर देख लो भाई 1 2 6 1 2 6 1 2 6 6 6 6 12 2 14 1 15, ये नहीं है। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा आपका। ये दोनों संख्याएं किससे कट रही, 9 से कट रही है ना, 9 से कट रही, दोनों किससे, 9 से। अब 7 का और चेक करना है, ठीक है, तो इसको ही चेक कर लो, इसको ही चेक कर लो ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1260 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 एकम 7, कितना बचा 5, 6 उतार लिया, 7 8 56, रिमाइंडर 0, फिर आपने 0 उतार दिया, फिर 0 बार दिया तो कितना हो गया 0 0, कट गया 7 से। तो 7 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये मात्र एक ऐसी संख्या आएगी, क्योंकि जब ये अपना आंसर आ गया तो इसका मतलब आंसर तो एक ही हुआ, फिर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगे तो 9 और 7 से इसको भी चेक कर लेना, 9 से तो कट रही है लेकिन 7 से नहीं कटेगी, ये संख्या कट रही है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। 9 और 7 दोनों का सामान्य गुणज जो है 1260 है, जो कि 1200 और 1300 के बीच में है। सवाल नंबर 15 आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है, ठीक है, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। 6 के पहले 6 गुणकों का योग, मतलब सबसे पहले 6 के 6 गुणक निकालिए, 6 के पहले 6 गुणक। तो पहला जो गुणक होता है वो 6 होता है, दूसरा क्या होगा 6 दूनी 12, तीसरा क्या होगा, ठीक है, गुणक या गुणज एक ही बात होती है, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 और 6 6 36। तो उसने कहा कि 6 के पहले 6 गुणकों का क्या करो, योग करो। तो इनका हमें करना है योग, जो गुणक है ना इनका योग करना है। योग करने के बाद क्या आएगा क्या आएगा 36 6 42, 30 12 42, 24 18 42, तो 42 तिया 42 गुणा 3 126, मतलब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो 126 आएगा, 126 आएगा, 126 आ गया, सभी को जोड़ने पर आ गया है 126। अब उसके बाद सवाल में क्या बोला, जब हम इनका योग करेंगे तो इसके इकाई के अंक और दहाई के अंक के बीच में अंतर कितना है। तो जो भी उत्तर आएगा ना उसका इकाई का अंक और दहाई के बीच, इकाई का अंक और दहाई के अंक के बीच में अंतर, मतलब 6 - 2, अंतर कितना आएगा बोलो 4 आएगा। और यही सवाल उसने पूछा है, यही सवाल उसने पूछा है, ठीक है। इकाई का अंक कितना है 6 आया और दहाई का अंक 2 आया, इनका अंतर कितना है बोलो 4 है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई समझ में तो 1-2 बार और देखिए, है ना, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज ही हमारा चैप्टर खत्म होता है, अगले चैप्टर के साथ अगले चैप्टर मुलाकात होगी, अगली क्लास मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।